तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ कातिल खिलौने। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अजूना देश की राजधानी स्थित कैसीनो में जुए की मेज़ों पर लोग अपना भाग्य आजमा रहे थे। एक मेज़ पर सार्लो परेरा 3 व्यक्तियों के साथ खेल रहा था। तुम्हारी चाल है सार्लो, यह लो 1000, मेरे 2000, ठीक है 2000 में 100 करो। देखो 3 इक्के, तुम बेईमान हो, 2 इक्के तो मेरे पास है। फ्रेजर को बेईमान कहता है, यह ले डिसुम। सार्लो ने उठकर जवाबी हमला किया। सार्लो ने पीटना नहीं सीखा। फिर वहाँ ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। सार्लो बहादुरी से मुकाबला कर रहा था। कैसीनो में हंगामा मच गया था, अतः वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स आ पहुँचे। क्या हो रहा है यहाँ? छोड़ दो, रुक जाओ, यह लड़ाई झगड़ा नहीं चलेगा, इन दोनों को बाहर निकालो। झगड़ा इन्होंने किया था, ये तीनों बेईमानी कर रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन तीनों बदमाशों को बाहर धकेल दिया। फ्रेजर से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी सार्लो, मैं तुझे देख लूँगा। गुंडों के जाने के बाद कैसीनो में फिर शांति हो गई। उस हंगामे के दूसरे दिन शाम को शहर के एक पेशावर कातिल जैक्सन के फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया। हेलो, जैक्सन स्पीकिंग। जैक्सन, सार्लो परेरा नाम का एक व्यक्ति की हत्या करनी है, 1 लाख रुपये कमाने का मौका है। संदेश सुनकर जैक्सन की आंखों में भेड़िए जैसी चमक आ गई। उसी रात जब सार्लो परेरा क्लब से लौट रहा था, एक गाड़ी उसके निकट आकर रुकी। कौन है यह लोग? सार्लो ने भागने की कोशिश की, मगर गुंडों ने उसे दबोच लिया और अगले ही क्षण जैक्सन ने अपना पूरा छुरा सार्लो की छाती में उतार दिया। लाश वहीं छोड़कर गुंडे अपनी गाड़ी में भाग गए। भारतीय सीक्रेट सर्विस के चीफ जनरल यादव के सामने प्रसिद्ध प्राइवेट डिटेक्टिव अमर खन्ना बैठा था, ध्यानपूर्वक उनकी बात सुन रहा था। सार्लो परेरा हमारा आदमी था मिस्टर अमर, उसकी हत्या के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। कुछ दिन पहले उसने मुझे एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें उसने अजूना की एक बहुत बड़ी खिलौना बनाने वाली फर्म सुपर टॉयज इंटरनेशनल के विरुद्ध कुछ संदेह प्रकट किया था। खिलौने बनाने वाली फर्म के विरुद्ध? हाँ, वह फर्म साधारण खिलौने नहीं बनाती, बल्कि लाइफ लाइक खिलौने बनाती है, यानी बिल्कुल असली जैसे। वह अगर एक कार बनाएंगे तो उसमें असली कार की तरह मिनीएचर यानी छोटा इंजन रखा होगा, जो बड़ी कारों की तरह पेट्रोल से चलेगा। फर्म के मालिक का कहना है कि इस तरह के खिलौने से खेलकर बच्चे शुरू से ही इंजन के फंक्शन को समझ सकेंगे। उस फर्म ने इसी तरह के विभिन्न खिलौने बनाने का दावा किया है। बात तो दिलचस्प है, लेकिन सार्लो परेरा ने उस फर्म पर क्या संदेह प्रकट किया था? उसने लिखा था कि उसे शक है कि फर्म खिलौने बनाने की आड़ में कोई बड़ा षड्यंत्र रच रही है। अब सार्लो की हत्या के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि उसका शक ठीक था। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें बहुत बड़ा व्यापारी बनाकर अजूना भेजना चाहता हूँ। वहाँ जाकर तुम उस फर्म से भारत में उनके खिलौने की एजेंसी लेने की बात करो और इस बहाने पता लगाने की कोशिश करो कि वह क्या गड़बड़ कर रहे हैं। इस काम के लिए आप किसी सरकारी जासूस को क्यों नहीं भेजते? बड़े अपराधी आमतौर से सभी देश के मशहूर सरकारी जासूसों पर नज़र रखते हैं, इसलिए मैं किसी सरकारी जासूस को भेजकर खतरा नहीं उठाना चाहता। तुम्हारे बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है और तुम एक महान जासूस हो। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। बाय द वे, उस फर्म के मालिक कौन है? यह भी दिलचस्प बात है। उस फर्म के 4 पार्टनर हैं, उनमें से 3 अरबपति व्यक्ति हैं। एक का नाम इस्माइल है, जो इजरायली व्यापारी है। दूसरे का नाम किनलाई है, यह सिंगापुर का है और वहाँ का माफिया का चीफ है। तीसरा अजूना का ही उद्योगपति है, उसका नाम मूसा मेखा इल है। और चौथा पार्टनर फिजिक्स का वैज्ञानिक है, उसका नाम डॉक्टर लास्की है। फिजिक्स का वैज्ञानिक खिलौने बजा रहा है, यह बात हैरत की है। हाँ, इसलिए तो मुझे सार्लो की बात में सच्चाई नज़र आती है और मैं तुम्हें अजूना भेजना चाहता हूँ। ओके सर, मैं अजूना जाने के लिए तैयार हूँ। गुड, अब मैं तुम्हें अपनी पूरी योजना समझाता हूँ। और जनरल उसे अपना प्लान समझाने लगे। जनरल यादव से मिलने के बाद अमर वापस अपनी कोठी पहुंचा तो ड्राइंग रूम में अपने सहायक अकबर को सिर के बल खड़े पाया। यह क्या हो रहा है मूर्ख इंसान? कसरत? गधे हो तुम, सीधे खड़े हो जाओ। हर वक्त मूर्खतापूर्ण हरकतें, यह कोई वक्त है कसरत करने का? कसरत का कोई वक्त नहीं होता डैडी। जब कुछ भी करने के लिए न हो तो कसरत की जा सकती है। मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि भगवान ने तुम्हें इस धरती पर क्यों भेजा है मोटे भाई, ताकि मैं आपकी नाक में दम करता रहूं। जब आप मुझे डांटते हैं तो मुझे अपने मरहूम अब्बा जान की याद आ जाती है। मैं उनकी नाक में भी दम कर दिया करता था।
मैं तुम्हारे दोनों कान खींचकर गुलेल कर दूंगा अगर तुम 5 मिनट के अंदर अंदर शरीफ आदमी की तरह कपड़े पहने नजर नहीं आए तो। लगता है आप मेरा कसरती बदन देखकर डर गए हैं। ठीक है, मैं कपड़े पहन लेता हूँ। अकबर कपड़े पहनकर इंसान बन गया तो अमर ने उसे जनरल यादव से हुई बातें बताकर कहा, अगले सप्ताह हम दोनों आजूना चल रहे हैं। मैं एक उद्योगपति के रूप में जाऊंगा। मेरा नाम होगा सेठ त्रिलोकनाथ त्यागी और तुम अपने असली नाम और रूप मेरे सेक्रेटरी की हैसियत से चलोगे। ठीक है, मैं तो पैदा ही आपका हुक्म बजा लाने के लिए हुआ हूँ। आप चाहें तो मुझे मुर्गा भी बना कर ले जा सकते हैं, लेकिन हम एक सप्ताह बाद ही क्यों जाएंगे? इस बीच मेरे नकली कागजात और पासपोर्ट आदि तैयार किए जाएंगे। साथ ही सुपर टॉयज इंटरनेशनल को मेरी ओर से एक पत्र भी भेजा जाएगा कि मैं उनके खिलौने की एजेंसी लेने के सिलसिले में आजूना पहुंच रहा हूं। तो आप मुझे भी एक खिलौना खरीद कर देना, मैं बहुत दिनों से खेला नहीं हूं। उसकी बात पर अमर मुस्कुरा उठा। ठीक एक सप्ताह बाद अमर और अकबर आजूना के लिए रवाना हो गए। अमर अधेड़ उम्र से त्रिलोकनाथ त्यागी के रूप में यात्रा कर रहा था। मैं एयर होस्टेस से टॉफ़ी मंगा कर खा सकता हूँ सर? सटअप, अब मजाक बिल्कुल नहीं चलेगा। आजूना पहुंचकर उन्होंने होटल रीगल जाने के लिए टैक्सी ली, जहां पहले ही उनके नाम से कमरे बुक हो चुके थे। आंखें खुली रखना, शायद हमारा पीछा किया जाए। मैं आंखें भी खुली रखूंगा और कान भी। होटल रीगल के काउंटर पर तीसरी मंजिल पर स्वीट नंबर 603 और दूसरी मंजिल पर रूम नंबर 411 आपके लिए तैयार है सर। थैंक्स, हमारा सामान ऊपर भिजवा दीजिए। दोनों अपने अपने कमरे में पहुंच गए। स्वीट में पहुंचते ही अमर ने दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। पहले चेक करना होगा कि कमरे में कोई माइक्रोफोन आदि तो नहीं छुपा है। उसने सूटकेस से इसको स्टेथोस्कोप जैसा यंत्र निकाला और कानों पर चढ़ाकर कमरे की दीवारें, गुलदान, लैंप आदि चेक करने लगा। कुछ नहीं है। पूर्ण संतोष हो जाने के बाद अमर पहले नहाया, फिर फ़ोन पर अकबर के कमरे का कनेक्शन मांगकर उसे आदेश दिया, मिस्टर अकबर, सुपर टॉयज इंटरनेशनल के डायरेक्टर मिस्टर मूसा मिसाइल को फ़ोन करके कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यस सर। अब वे दोनों वास्तविक रूप में मालिक और सेक्रेटरी का अभिनय कर रहे थे। फिर अकबर ने अपने कमरे से ही सुपर टॉयज के ऑफिस फ़ोन मिलाया। हेलो, मैं मिस्टर मूसा मिखाइल से बात करना चाहता हूँ। मैं मिस्टर मूसा की सेक्रेटरी हूँ सर, कृपया आप अपना परिचय देने का कष्ट कीजिए। अकबर ने अपना परिचय दिया तो सेक्रेटरी ने उसे होल्ड करने के लिए कहा। फिर थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर अकबर, मेरे बॉस मिस्टर मूसा ने आपके बॉस मिस्टर त्रिलोकनाथ को वेलकम कहा है। आज रात 8 बजे वह होटल सेलर के रूम नंबर 101 में मिस्टर त्रिलोकनाथ से मिल सकते हैं। ओके मिस्टर त्रिलोकनाथ 8 बजे पहुंच जाएंगे। फ़ोन रखकर अकबर नीचे होटल के डाइनिंग हॉल में आकर एक टेबल पर बैठ गया। देखना यह है कि क्या कोई यहाँ हमारी निगरानी कर रहा है। कुछ देर बाद वह एक कप कॉफ़ी पीकर उठा और अमर के कमरे की ओर चल दिया। मुझे तो यहाँ कोई संदिग्ध व्यक्ति नज़र नहीं आया। आप ठीक 8 बजे होटल सेलर के रूम नंबर 101 में पहुंचना है सर। ठीक है, और कोई ख़ास बात? केवल यह कि मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया है कि यहाँ कोई हमारी निगरानी नहीं कर रहा है। फिर भी होशियार रहने की ज़रूरत है। इस बार शायद हमारा वास्ता बहुत ही चालाक अपराधियों से पड़ा है। मैं पूरी तरह सावधान हूँ। आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपका पीछा करूँगा। अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तुम आजूना की सैर करो। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी बता दूंगा। फ़िलहाल तो मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। कुछ देर बाद वह अकेला होटल से बाहर निकला। दरबान ने उसके लिए टैक्सी बुलाई। टैक्सी में यात्रा करते हुए वह बहुत सतर्क था और अपने पीछे सड़क पर नज़र रखे हुए था। कोई पीछा नहीं कर रहा। 1 घंटे तक सड़कों पर बेमकसद घूमने के बाद उसने एक जनरल स्टोर के सामने टैक्सी रुकवाई और जनरल स्टोर में प्रविष्ट हुआ, जो भारतीय मूल के किसी नागरिक का था। स्टोर के काउंटर पर पहुंचकर उसने कहा, मुझे अपनी पत्नी के लिए एक मैक्सी चाहिए जिस पर नीले सितारे लगे हो। नीले सितारे? ओह, आप 1 मिनट रुकिए। वास्तव में अमर ने जो वाक्य बोला था वह उसकी पहचान का कोड था। यह स्टोर भारतीय सीक्रेट सर्विस का एक एजेंट चलाता था। उसकी मदद से अमर को भारत में जनरल यादव की रिपोर्ट देनी थी। सेल्समैन ने इंटरकॉम उठाकर किसी से दबे शब्दों में बात की। फिर अमर से कहा, सॉरी, आप जिस तरह की मैक्सी चाहते हैं वह इस समय मौजूद नहीं है, लेकिन आप मैनेजर साहब से मिल लीजिए, वह ऑर्डर देकर आपके लिए मैक्सी तैयार करा देंगे। ओके। कुछ क्षण बाद अमर स्टोर के मैनेजर
कम मालिक मिस्टर नरेश गुप्ता के सामने उनके ऑफिस में बैठा था। मुझे जनरल यादव का संदेश मिल चुका है कि आप यहाँ पहुँच चुके हैं। उनका आदेश है कि मैं आपको पूरा सहयोग दूँ। थैंक्स। सबसे पहले तो आप मुझे सार्लो परेरा की हत्या के विषय में कुछ बताइए। सार्लो की हत्या बड़ी विचित्र परिस्थितियों में हुई थी। एक दिन पूर्व कैसीनो में उसका कुछ गुंडों से झगड़ा हुआ था। फ्रेजर नामक एक गुंडे ने उसे जान से मार डालने की धमकी दी थी और अगले ही दिन सार्लो की हत्या हो गई। इसका अर्थ तो यह हुआ कि सार्लो की हत्या निजी झगड़े के कारण हुई है और उसमें फ्रेजर का हाथ है। लगता तो यही है, लेकिन जिस रात सार्लो की हत्या हुई उस रात फ्रेजर इस शहर में नहीं था। यहाँ की पुलिस फ्रेजर से पूछताछ कर रही है, लेकिन मेरा विचार है कि उसकी हत्या में सुपर टॉयज इंटरनेशनल के मालिकों का हाथ है। सुपर टॉयज के मालिकों से आज मेरी मुलाकात होने वाली है। मैं देखूंगा कि वह कैसे लोग हैं। फिलहाल तो मैं जनरल यादव से बात करना चाहता हूं। आपके पास वायरलेस का प्रबंध है? जी हाँ, नीचे बेसमेंट में वायरलेस है। मेरे साथ आइए। चलिए। बेसमेंट में जाकर अमर ने वायरलेस पर जनरल यादव से कुछ बातचीत की और जब वह स्टोर से बाहर निकला तो 7:45 बज रहे थे। उसने टैक्सी ली। होटल से सेलर चलो। ठीक 8 बजे वह होटल सेलर के रूम नंबर 101 पर दस्तक दे रहा था। खट खट खट। एक सुंदर युवती ने दरवाज़ा खोला। मेरा नाम त्रिलोकनाथ त्यागी है। प्लीज़ कम इन, बॉस आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर अमर भीतर प्रविष्ट हुआ। वेलकम मिस्टर त्रिलोकनाथ, मेरा नाम मूसा मिखाइल है और यह मेरे पार्टनर मिस्टर इस्माइल है। हेलो। औपचारिकता वाक्यों के आदान प्रदान के बाद वह सोफे पर आमने सामने बैठ गए। सेक्रेटरी, तुम जा सकती हो और हाँ, मेहमान के लिए कॉफ़ी भिजवा देना। यस सर। कुछ देर बाद कॉफ़ी आ गई। हमें आपका पत्र मिल गया था मिस्टर त्रिलोकनाथ और हमें खुशी है कि आप इंडिया में हमारे खिलौने की एजेंसी लेना चाहते हैं। जी हाँ, लेना तो चाहता हूँ, लेकिन कोई बात करने से पहले मैं आपके वह लाइफ लाइक खिलौने देखना चाहूँगा। वह तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन एक बात मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे खिलौने पसंद आ गए और आपने एजेंसी लेने का फैसला किया तो आपको कम से कम 5 करोड़ रुपये हमारे पास एडवांस जमा कराने होंगे। आपके खिलौने अगर मुझे पसंद आ गए तो मैं इस कारोबार में 5 तो क्या 10 करोड़ रुपये भी लगा सकता हूँ। दरअसल मैं आपके वह विचित्र खिलौने देखने के लिए बेचैन हूँ। तभी दरवाज़ा खुला और एक व्यक्ति भीतर प्रविष्ट हुआ। हेलो। लीजिए, हमारे तीसरे पार्टनर मिस्टर किनलाई भी आ गए। एक बार फिर औपचारिक वाक्यों का आदान प्रदान हुआ और किनलाई भी साथ बैठ गया। मिस्टर त्रिलोकनाथ हमारी फैक्ट्री और खिलौने देखना चाहते हैं किनलाई? नो प्रॉब्लम। कुछ देर की बातचीत के बाद मूसा मोखाइल ने कहा, ऑल राइट मिस्टर त्रिलोकनाथ, परसों हम आपको सुपर टाउन ले चलेंगे जहां हमारी फैक्ट्री है। आप खिलौने देख लीजिए, उसके बाद कारोबार की शर्तें तय कर ली जाएगी। ओके। उसके बाद अमर ने तीनों से हाथ मिलाया और वापस अपने होटल आ गया। मैं उन तीनों से मिलकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। बहुत सभ्य लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि वह कोई गलत काम कर रहे हैं। फिर सार्लो की हत्या क्यों हुई और सार्लो ने सुपर टॉयज के विरुद्ध रिपोर्ट क्यों भेजी थी? मुझे तो लगता है सार्लो को कोई गलतफहमी हुई थी और उसकी हत्या के पीछे कोई निजी झगड़ा था। यानी आप सुपर टॉयज इंटरनेशनल के मालिकों को बिल्कुल मासूम मानकर चल रहे हैं। इसका फैसला मैं परसों करूंगा। परसों वह मुझे अपनी फैक्ट्री दिखाने ले जा रहे हैं। मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं, जब तक मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाता तुम इस मामले से अलग ही रहो। मैं अकेला ही फैक्ट्री देखने जाऊंगा। अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। जो आज्ञा सरकार। अपने कमरे की ओर जाते हुए अकबर सोच रहा था, अमर उन लोगों से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो गया है, लेकिन मुझे खतरे की गंध आ रही है। इसलिए कल से मैं अपने ढंग से अमर की निगरानी करूंगा ताकि अगर वह किसी मुसीबत में फंसे तो मैं उसकी मदद कर सकूं। यह निर्णय लेने के बाद वह अपने कमरे में आकर सो गया। उसी रात पेशेवर कातिल जैक्सन के फ़ोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया। हेलो, जैक्सन स्पीकिंग। जैक्सन, होटल रिगल के स्वीट नंबर 603 में त्रिलोकनाथ नामक एक भारतीय व्यापारी ठहरा हुआ है। तुम्हें उससे कुछ जानकारी प्राप्त करनी है। जैक्सन ने ध्यानपूर्वक फ़ोन करने वाले के निर्देश सुने। अगले दिन अमर को कोई काम नहीं था, इसलिए वह अकेला ही होटल से घूमने के लिए निकला। टैक्सी बुलाऊं सर? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वह एक सड़क पर पैदल चला जा रहा था कि अचानक, कौन हो तुम लोग? हमारी जेबों में पिस्तौल है मिस्टर, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा वरना। खतरा कौन है यह लोग? चलो, वह सामने गाड़ी खड़ी है। लेकिन तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो?
चुपचाप चलते रहो वरना गोली मार दूंगा। इस वक्त इनसे भीड़ भी नहीं सकता क्योंकि दोनों के पास पिस्तौल है। कार के निकट पहुंचकर चलो अंदर बैठो। कार चल पड़ी तो अमर ने एक बार फिर कुछ कहना चाहा। तुम लोग मुझे तेरा मुंह बंद करना ही पड़ेगा। काफ़ी देर बाद वह कार एक सुनसान क्षेत्र में बने एक छोटे से मकान के सामने जाकर रुकी। अमर को जब होश आया तो उसने स्वयं को एक मेज पर बंधे पाया। कहाँ ले आए हो तुम मुझे? जैक्सन ने उसके प्रश्न की उपेक्षा करते हुए कहा। इस खंजर से मैं तुम्हारे चेहरे की सारी खाल उतार सकता हूँ। जरूर उतार सकते हो, लेकिन मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? दुश्मनी सिर्फ यह है कि तुम बहुत धनवान हो और मैं बहुत गरीब। मुझे रुपयों की ज़रूरत है। तो तुमने रुपयों के लिए मेरा अपहरण किया है? हाँ, हमने तुम्हारी जान की कीमत 1 करोड़ रुपये लगाई है, जो तुम आसानी से दे सकते हो। 1 करोड़? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है। हमारी सूचना के अनुसार तुम यहाँ सुपर टॉयज की एजेंसी लेने आए हो और हम जानते हैं कि उस फर्म से वही व्यक्ति व्यापार कर सकता है जिसके पास करोड़ों रुपये हो। अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ भी नहीं है तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी बात सुनकर अमर चौंका। ओह, तो यह लोग ब्लैकमेलर नहीं है, बल्कि मुझसे यह जानना चाहते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। क्या इन्हें सुपर टॉयज के मालिकों ने भेजा है? क्या सोच रहे हो तुम? अगर तुम सचमुच करोड़पति हो तो हमें 1 करोड़ देकर अपनी जान बचा सकते हो। हाँ, मैं करोड़पति हूँ, लेकिन 1 करोड़ रुपये मैं जेब में लेकर तो घूम नहीं सकता। मुझे इंडिया से रुपया मंगाना होगा। अगर तुम यहाँ एजेंसी लेने आए हो तो कुछ रुपया अवश्य साथ लाए होगे। हमें केवल वही रुपया दे दो। मैं बहुत बड़ी रकम साथ लेकर नहीं आया हूँ। नहीं लाए हो तो फिर तुम यहाँ से जीवित नहीं जा पाओगे। इसका अर्थ है तुम व्यापारी नहीं हो। सच बताओ, कौन हो तुम? मैं बताता हूँ यह कौन है। अकबर, यह यहाँ कैसे पहुँच गया? मगर जैक्सन ने ज़बरदस्त फुर्ती का सबूत दिया। आह! जैक्सन और उसके साथी ने अकबर से भिड़ने की कोशिश नहीं की। वह दोनों तेजी से बाहर भागे। अकबर संभल कर उनके पीछे भागा, लेकिन वह अपनी गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। वापस कमरे में आकर उसने अमर के बंधन खोले। भाग गए साले! मगर तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मैंने रात ही फैसला कर लिया था कि दूर रहकर आपकी निगरानी करूँगा। होटल से मैंने एक कार किराए पर ले ली थी। मेरे सामने ही इन गुंडों ने आपको पकड़कर अपनी कार में बैठाया था। कुछ देर बाद वह गाड़ी में वापस शहर जा रहे थे। अब मुझे संदेह हो रहा है कि सुपर टच के मालिक कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसा लगता है यह गुंडे उन्होंने ही भेजे थे और वह यह जानना चाहते हैं कि मैं सचमुच करोड़पति व्यापारी हूँ या कुछ और हूँ। फिर अब आपका क्या इरादा है? फिलहाल तो मेरा प्रोग्राम वही है। कल मैं उनकी फैक्ट्री देखने जाऊँगा। मैं यह भी देखना चाहता हूँ कि आज की घटना के बाद वह लोग मुझसे कैसा व्यवहार करते हैं। उसकी बात सुनकर अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। अगले दिन अमर मूसा मिसाइल के साथ सुपर टाउन स्थित उनकी फैक्ट्री देखने गया। हमारी फैक्ट्री 100 एकड़ ज़मीन पर फैली हुई है। कार फैक्ट्री के भीतर प्रविष्ट हुई। हर एक साइड में अलग अलग पुर्जे बनाने वाली मशीन लगी है। इमारत के सामने पहुंचकर वह गाड़ी से उतरे। हमारे 2 पार्टनर मिस्टर किनलाई और मिस्टर इस्माइल तो यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे चौथे पार्टनर डॉक्टर लास्की अपने ऑफिस में होंगे। फैक्ट्री इंचार्ज वही है और वही आपको खिलौने दिखाएंगे तथा उनके विषय में विस्तार से बताएंगे। मुझे डॉक्टर लास्की से मिलकर खुशी होगी। डॉक्टर लास्की भी अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। वेलकम मिस्टर त्रिलोकनाथ। थैंक्स डॉक्टर, मैं आपके सुपर खिलौने देखने के लिए बेचैन हूँ। तो चलिए पहले आपकी बेचैनी दूर कर देते हैं, फिर आराम से बैठकर बातें होगी। चलिए। डॉक्टर लास्की और मूसा मिसाइल उसे लेकर एक विशाल हॉल में आए। इस जगह को आप हमारा शोरूम कह सकते हैं, प्रशंसा योग्य है। डॉक्टर लास्की ने एक अलमारी से खिलौना सिपाही निकाला। सबसे पहले आप इस फौजी को कमाल देखिए। यह सब खिलौने रिमोट कंट्रोल से काम करते हैं। इसका कंट्रोल इस वक्त मेरे हाथ में है। अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। यह अपनी स्टैन गन से आप पर गोलियां चलाएगा। आप गोलियां से बचने की कोशिश कीजिएगा और घबराइएगा बिल्कुल नहीं। स्टैन गन से निकलने वाली गोलियां रबड़ की है, आपको चोट बिल्कुल नहीं लगेगी। और लास्की ने एक बटन दबाया। ठस ठस। ओह गॉड! अमर गोलियां से बचने के लिए इधर उधर हिलने लगा। फिर डॉक्टर ने स्विच ऑफ कर दिया। यह खिलौना सचमुच प्रशंसा के योग्य है। हमने इससे भी अच्छे खिलौने बनाए हैं। अब आप इस फाइटर एयरक्राफ्ट के करतब देखिए। क्या यह सचमुच उड़ेगा?
लॉस्की ने बटन दबाया। ओह नो! अमर आश्चर्यचकित सा हो उसे देख रहा था। यह खिलौना सचमुच अद्भुत है। ओह गॉड! यह तो कलाबाजियाँ भी खा रहा है। फिर उस खिलौने जहाज ने एक और अद्भुत प्रदर्शन किया। ओह! रबड़ के बम गिरा रहा है। लॉस्की ने स्विच ऑफ कर दिया। मेरे पास आपकी प्रशंसा योग्य शब्द नहीं है डॉक्टर लास्की। अब लास्की एक अलमारी से खिलौना मिसाइल निकाल कर लाया। इस मिसाइल का कमाल देखने के लिए आपको बाहर खुले मैदान में चलना होगा। वह इमारत के बाहर खुले मैदान में आए। डॉक्टर लास्की ने अपने मिसाइल को मैदान के दूसरे सिरे पर ले जाकर रख दिया। यह मिसाइल भी जहाज की तरह ही उड़ता होगा। जी नहीं, यह अमेरिका और रूस के इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के सिद्धांत पर बनाए गए हैं। जिस निशाने पर इनको गिराना होता है, कंप्यूटर के द्वारा उस निशाने की दिशा और कोण बनाकर लॉन्चर पर इनको रख दिया जाता है। फिर यह अपने टारगेट को शूट करते हैं। डॉक्टर ने मिसाइल का रुख हमारी ओर रखा है। क्या वह हमें टारगेट बनाएगा? देखते जाइए। डॉक्टर मिसाइल उड़ने का इशारा कर रहे हैं। फिर लॉस्की ने बटन दबाने पर वह आकाश में काफ़ी ऊंचा गया। फिर पलटा और उनकी ओर तेजी से आया। बिल्कुल उनके सिरे पार आकर मिसाइल की नोक पर लगी बॉल अलग हुई और फट गई, जिससे निकले रंगीन कागज उन पर बरसने लगे। फिर मिसाइल घुमा और वापस अपने पैड पर आकर उतर गया। कुछ देर बाद डॉक्टर लास्की के ऑफिस में, आपके खिलौने बच्चों की दुनिया में इनकलाब ले आएंगे डॉक्टर। मैं आपके आविष्कार की दाद देता हूँ। थैंक्स, मगर हमारे यह खिलौने बहुत महंगे हैं। आम धनवान व्यक्ति भी अपने बच्चों के लिए इनको मुश्किल से खरीद पाएगा। लेकिन हर एक देश की शिक्षा संस्थाएं इनको जरूर खरीदेगी। इनके द्वारा बच्चों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जा सकती है। अगर सच पूछा जाए तो आप लोगों ने यह खिलौने बनाकर आज के बच्चों पर बड़ा उपकार किया है। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। चलिए अब आपको फैक्ट्री दिखाते हैं। डॉक्टर लास्की पहले उसे उसी इमारत के एक बड़े हॉल में लेकर आया जहाँ बहुत सी मशीनों पर काम चल रहा था। यहाँ पुर्जों को फाइनल टच दिया जाता है। अमर का मस्तिष्क उस वक्त कुछ और ही सोच रहा था। यहाँ मुझे कोई भी बात अजीब नहीं लगती। लगता है सार्लो को जरूर कोई गलत फहमी हुई थी, वरना इस फैक्ट्री में तो बच्चों की भलाई के लिए काम हो रहा है। अचानक बिजली चली गई। ओह लाइट! सारी मशीनें बंद हो गई। तुरंत ही इमरजेंसी लाइट ऑन हो गई, लेकिन मशीनें बंद रही। बिजली चली गई है, लेकिन 2 मिनट में ही हमारे जनरेटर काम करने लगेंगे और लाइट आ जाएगी। क्या यहाँ आपके निजी जनरेटर काम करते हैं? केवल इमरजेंसी में, वरना सरकारी बिजली घर से ही यहाँ बिजली लाई गई है। 2 मिनट बाद ही या तो लाइट आ गई थी या फिर जनरेटर स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि मशीनें चालू हो गई थी। 2 घंटे तक फैक्ट्री घूमने के बाद अमर मूसा मिसाइल के साथ वापस जा रहा था। जनरल यादव को रिपोर्ट देनी होगी कि उनका संदेह गलत है, सुपर टॉयज में कोई गड़बड़ी नहीं है। वैसे तो अमर संतुष्ट था, लेकिन उसके मस्तिष्क में कोई ऐसी अदृश्य बात खटक रही थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। कोई बात है ज़रूर जिसे मैंने महसूस किया है, मगर समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद मैं कोई गलती कर रहा हूँ। मूसा मिसाइल ने उसे होटल के सामने कार से उतारा। ओके मिस्टर त्यागी, अब आप अच्छी तरह सोच समझकर हमें परसों तक बता दीजिए कि आप हमारी शर्तों पर एजेंसी लेने को तैयार है या नहीं। ओके। उसने अकबर को फैक्ट्री का सारा हाल सुना दिया। मुझे नहीं लगा कि वहाँ कोई गड़बड़ है। अब मैं यहाँ से वापस जाने की सोच रहा हूँ, लेकिन एक गड़बड़ है। कोई ऐसी बात ज़रूर है जिसे मैंने महसूस किया है, लेकिन उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मस्तिष्क पर जोर डालकर समझने की कोशिश कीजिए। क्या पता उसी बात के पीछे कोई राज छुपा हो। अमर उस रात सो नहीं सका। क्या बात है, वह क्या महसूस किया था मैंने? लेकिन रात भर सोचने के बाद भी वह कुछ नहीं समझ पाया था। अगली सुबह वह अकबर के साथ शहर घूमने के लिए निकला। हम कल वापस चलेंगे, इसलिए आज कुछ तफरीह कर लेते हैं। तो फिर शहर से बाहर वाली झील पर चलते हैं, बहुत सुंदर जगह है। शहर से बाहर जाने के लिए उन्हें रेलवे क्रॉसिंग पर रुकना पड़ा। यह रेलवे क्रॉसिंग मुझे इंडिया में भी बोर करती है, और यहाँ भी। ट्रेन गुजर गई। ट्रेन भी क्या धरती धकेल चीज़ है। यहाँ से दूर चली गई है, मगर अभी तक धरती में कंपन महसूस हो रहा है। फिर अमर के मस्तिष्क में एक पटाखा सा छूटा। कंपन! ओह अकबर, तुमने यह शब्द कहकर मेरी सारी मुश्किल हल कर दी है। हाँ, वह कंपन ही था, वो वाइब्रेशन थी। गाड़ी सड़क के किनारे रोको अकबर। क्या हुआ, आपको कोई भूत देख लिया है क्या?
अकबर ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। अब बताइए क्या हुआ आपको? कल जब मैं फैक्ट्री की वर्कशॉप देखने गया था तो वहाँ की बिजली चली गई थी और वह बिजली 2 मिनट बाद आई थी। उस समय मेरा हाथ एक बंद मशीन पर रखा था और पूरे समय तक मैं हल्का सा कंपन महसूस करता रहा था। बस यही बात मुझे कल से याद नहीं आ रही थी। इस बात में ऐसी क्या खास बात है? तुम मूर्ख हो, मैंने कहा ना कि वहाँ 2 मिनट तक बिजली नहीं थी, फिर वह कंपन कैसा था? एक ही बात है, फैक्ट्री में कोई तहखाना था जिसमें कोई मशीन चल रही थी, कोई ऐसी मशीन जिसे वह सरकारी बिजली से नहीं चलाते बल्कि उसके लिए स्पेशल जनरेटर लगा रखे हैं जो उस मशीन को कभी बंद नहीं होने देते। इसका अर्थ तो यह हुआ कि उस मशीन पर वह कोई महत्वपूर्ण या गैर कानूनी काम करते हैं और उस मशीन का किसी को पता न चल सके, इसलिए वह उस पर सरकारी बिजली भी खर्च नहीं करते। बिल्कुल ठीक। अब मैं उस फैक्ट्री में दोबारा जाऊंगा और यह रात जानने की कोशिश करूंगा कि वह कैसी मशीन है। दोबारा आप वहां कैसे जाएंगे? छुप कर, और आज रात ही जाऊंगा। लेकिन अब मुझे आजुना की सेक्रेटरी सर्विस से सहायता लेनी होगी। जनरल यादव ने कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर मैं आजुना सरकार की मदद ले सकता हूं। उसी शाम आजुना सीक्रेट सर्विस के चीफ के ऑफिस में आपने जो हालात बताए हैं उनसे तो यही लगता है कि उस फैक्ट्री में कोई गैर कानूनी काम हो रहा है। अगर आप कहें तो हम वहां सरकारी तौर पर छापा मारें। नहीं, पहले मैं वहां अकेला जाना चाहता हूं। हो सकता है मेरा शक गलत हो और मेरी गलती के कारण आपको कष्ट उठाना पड़े और उन शरीफ लोगों की बदनामी हो। तो ठीक है, आप अकेले ही जाइए, लेकिन हम मिलकर एक पूरी योजना तैयार करते हैं और मैं आपको एक ऐसी चीज़ भी देना चाहूँगा जो इस मिशन पर आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। उसके बाद 2 घंटे तक वह मिशन की प्लानिंग करते रहे। फिर उसी रात 11 बजे अकबर ने अमर को फैक्ट्री से कुछ दूर गाड़ी से उतारा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अमर जो जैकेट पहने हुआ था वह उसे सीक्रेट सर्विस के चीफ ने विशेष रूप से दी थी। वह फैक्ट्री के मुख्य द्वार की ओर नहीं गया बल्कि घूमकर पिछली ओर पहुंचा। यहाँ भी कांटेदार तारों की बाड़ लगी है। उसने जेब से कटर निकालकर तार काट डाले। कटे हुए तारों के बीच से गुजर कर वह चारदीवारी के निकट पहुंचा। इस दीवार पर आसानी से चढ़ा जा सकता है। उन लोगों ने सुरक्षा का कोई भी कड़ा प्रबंध नहीं किया है। तारों में करंट भी नहीं था और यह दीवारें भी साधारण ऊंचाई की है। यही बड़ी सरलता से वह दूसरी ओर कूद गया। सामने ही वह बिल्डिंग थी जिसमें वह एक दिन पहले आ चुका था। यहाँ भी कोई पहरेदार नहीं है, कोई आवाज़ भी नहीं है। इसका अर्थ है फैक्ट्री में रात को काम नहीं होता। बिना किसी दिक्कत के वह इमारत तक पहुँच गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। दरवाज़ा खुला होने का अर्थ है कि इमारत में कोई है। मुझे पहले डॉक्टर लास्की के दफ्तर में चलना चाहिए। तहखाने का रास्ता उसके दफ्तर में ही होना चाहिए। इमारत की अधिकांश लाइटें बुझी हुई थी। कॉरिडोर अंधेरे और सुनसान पड़े थे। किसी रुकावट के बिना वह लॉस्की के ऑफिस तक पहुंच गया और दरवाज़ा खोलकर भीतर झांका। यहाँ तो अंधेरा है। भीतर प्रविष्ट होकर उसने दरवाज़ा बंद किया और जेब से टॉर्च निकालकर जलाई। ओह गॉड, यह दरवाज़ा तो कल यहाँ नहीं था। इसका अर्थ है यही तहखाने का गुप्त रास्ता है। दबे पांव चलते हुए वह गुप्त द्वार में प्रविष्ट हुआ। हैरत है कि उन्होंने तहखाने पर भी पहरा नहीं लगाया है। सीढ़ियाँ उतरकर वह नीचे पहुंचा। अब वह एक चौकोर कमरे में था। यह तो स्टोर लगता है। यह सब उस खिलौने मिसाइल की बॉल्स है जो फटकर रंगीन कागज बरसाती है। हॉट लैब, ओ गॉड, हॉट लैब तो किसी प्रयोगशाला के उस भाग को कहते हैं जिसमें आणविक शक्ति पर काम होता है। तो क्या यह एटॉमिक लैबोरेटरी है? उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी कमरे में एक स्वर गूंजा। उस दरवाजे को छूना मना है मिस्टर। अगर तुम अपनी कुशलता चाहते हो तो वापस ऊपर आ जाओ। अब अमर को अपनी गलती का एहसास हुआ। ओह, मैं समझ रहा था कि यहाँ कोई पहरा नहीं है, लेकिन अब समझा कि वह लोग छुपकर यहाँ की निगरानी रखते हैं, शायद टेलीविज़न कैमरों की सहायता से। तुम्हें चेतावनी दी जाती है कि तुरंत ऊपर आ जाओ, वरना अंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होगे। वह वापस ऊपर आया और जैसे ही डॉक्टर लास्की के दफ्तर में कदम रखा हैरान रह गया। आइए मिस्टर त्रिलोकनाथ त्यागी,
उन चारों को देखकर अमर हैरान था। मूसा फिर बोला, सबसे पहले तो आपके पास जो भी हथियार हो निकाल कर इधर रख दीजिए और फिर बताइए कि आप वास्तव में कौन हैं और यहाँ चोरों की तरह क्यों आए थे। मैं आपकी न्यूक्लियर लेबोरेटरी देखने आया था। इसका मतलब है तुम व्यापारी नहीं हो बल्कि जासूस हो और हमारी जासूसी करने आए थे। आपने बिल्कुल ठीक समझा। असल में मेरा नाम अमर खन्ना है और मैं भारतीय जासूस हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने आपकी न्यूक्लियर लेबोरेटरी का पता लगा लिया है। आप लोग ज़रूर कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। लेबोरेटरी देखकर तुमने क्या अंदाज़ा लगाया? केवल यह कि आप लोग एटॉमिक एनर्जी पर कोई अनुसंधान कर रहे हैं और यह खिलौने बनाने का काम सिर्फ आपका कवर है। इसकी आड़ में आप कुछ और चीज़ तैयार कर रहे हैं। आपका विचार बिल्कुल ठीक है मिस्टर जासूस। दरअसल हम एटम बम तैयार कर रहे हैं। एटम बम? हाँ, हमारा यह राज एक और जासूस सार्लो परेरा ने भी जान लिया था, लेकिन हमने उसे समाप्त करा दिया। तुम्हें भी अब यहाँ से जीवित तो जाना नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी जिज्ञासा शांत कर देता हूँ। नीचे कमरे में तुमने जो सुर्ख गेंदें देखी है वह सब शक्तिशाली एटम बम है। मैंने एटम बम को छोटा आकार देने में सफलता प्राप्त कर ली है। इसका मतलब तो यह हुआ कि आपकी वह मिसाइल भी ठीक समझा तुमने। हमारी वह मिसाइल इन एटम बमों को गिराने के काम आएंगी। वह मिनी मिसाइल सचमुच ही मिसाइल्स की तरह ही घातक है। तुम जानना चाहते हो कि हम क्या करने वाले हैं? ज़रूर जानना चाहूँगा। तो सुनो, हम हर देश में अपने एजेंट बना रहे हैं और हर देश की सत्ता संभालने के लिए अपना एक साथी नियुक्त कर रहे हैं। हर देश में हमने ऐसी बिल्डिंग खरीद ली है जिन पर यह खिलौना मिसाइल्स लगाई जाएगी। हर मिसाइल का रुख किसी फौजी ठिकाने की तरफ होगा। हर छावनी, हर शहर में हमारे खिलौने का शोरूम होगा और उस शोरूम में एटम बम वाले मिसाइल अपने लॉन्चरों पर इस तरह रखी होगी कि रिमोट कंट्रोल का बटन दबते ही वह उठकर फौजी ठिकानों पर जा गिरे। एक ही दिन, एक ही समय पर वह मिसाइल छोड़ी जाएगी। दुनिया के हर देश की फौज तबाह कर दी जाएगी। हर देश की सरकार परेशान हो जाएगी। जनता समझेगी कि एटमी जंग छिड़ गई है और वही समय होगा जब हर देश ने हमारा संगठन सक्रिय हो उठेगा। हर देश में माफिया किस्म के संगठन हमारे लिए काम कर रहे हैं। वह संगठन अपने अपने देश की सत्ता पर अधिकार कर लेंगे और फिर सारी दुनिया पर हमारी और सिर्फ हमारी हुकूमत होगी। हम पूरी दुनिया के डिटेक्टर होंगे। ओह माय गॉड, क्या भयंकर साजिश है। यह चारों व्यक्ति इंसान नहीं, यमदूत है। मौत बांटने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ क्षण सोचकर अमर बोला, आप लोग अपना यह सपना कब तक साकार कर लेंगे? अभी कुछ तैयारियां शेष है। लगभग 2 वर्ष का समय अभी लगेगा। लेकिन 2 वर्ष तक आप जीवित नहीं रहेंगे। मुझे अपना प्लान बताकर आपने अपनी मौत के सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मैं यहाँ अकेला नहीं आया हूँ। आजुना की सीक्रेट सर्विस और फौज के जवानों ने आपको इस पूरी फैक्ट्री को चारों तरफ से घेरा हुआ है और आप मुझे जो जैकेट पहने देख रहे हैं, इसके एक बटन में बहुत ही शक्तिशाली माइक्रोफोन छुपा हुआ है जिसके जरिए हमारी सारी बातचीत एक फौजी ट्रक में रखे टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड हो रही है और फौजी अफसर उसे सुन भी रहे हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। ऑल राइट, मैं अपने साथियों से कहता हूँ कि आपकी फैक्ट्री के कंपाउंड में एक छोटा बम फेंकें ताकि आपको मेरी बात का यकीन आ जाए। उसकी बात समाप्त होते ही बाहर एक धमाका हुआ। बड़ाम! ओह गॉड, यह तो सच कह रहा है। मूसा में मिसाइल का ध्यान हटते ही अमर ने उस पर छलांग लगा दी। रोको इसे। अमर मूसा से पिस्तौल छीनने में सफल हो गया। अगले पल, तुम चारों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। अगर तुम किसी तरह कानून से बच निकले तो फिर कोई दूसरा षड्यंत्र रच सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें समाप्त कर डालूंगा। नहीं, लेकिन अमर को उन शैतानों पर दया नहीं आई और धाएं 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 4 गोलियां चली और चारों यमदूत समाप्त हो गए। फैक्ट्री के बाहर छुपी हुई फौज तुरंत फैक्ट्री में घुस आई। कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री पर फौज का अधिकार हो गया। समाप्त।